स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अकाउंट्स का। चैप्टर इज एनपीओ। आप किसी भी राइटर की बुक यूज करें, चाहे वो टीएस हो चाहे डीके हो। चैप्टर 1 दोनों बुक्स में, दोनों राइटर्स में हमारा एनपीओ ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों को इस चैप्टर में डाउट रहता है करने के बाद कि सर ये चैप्टर हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो रहे। रीजन इज कि हमें इस चैप्टर की जो बेसिक्स हैं, जो पहले दिन समझाए जाते हैं, वो क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। आप इसमें बहुत ध्यान से सुनेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। चैप्टर का नाम है एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मकसद प्रॉफिट कमाना है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मतलब जो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए वर्क नहीं कर रही। किसके लिए वर्क कर रही है? वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि हम कहें कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जो है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कवर होते हैं। इसके अलावा हमारे शहर में एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और है। कौन सा? मदर टेरेसा, वो भी क्या है। उसके अलावा एक और है, जैसे कि यहाँ पे अंबेडकर स्टेडियम है। स्टेडियम देखा है सब बच्चों ने? जब आप स्टेडियम को ज्वाइन करते हैं फॉर एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपको वहां पे कुछ फीस देनी पड़ती है, मेंबरशिप फीस। अब वो जो मेंबरशिप फीस होती है वो बहुत नॉमिनल होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। 400-500 रुपए साल की फीस है वो। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। दे आर जस्ट गिविंग यू द फैसिलिटी। तो फिर 400-500 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं वो उनकी ब्रेकेज है, उसकी साफ सफाई के लिए जो वर्कर रखे जाते हैं उनकी सैलरी है, उसके लिए आपसे एक नॉमिनल से चार्ज लिया जाता है, जिसको हम मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी बोलेंगे इस चैप्टर में। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब आप मेंबर बनने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। जैसे आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस देखते हैं आजकल फोन्स में, तो वो भी एक सब्सक्रिप्शन ही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर में हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। बेटा अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े, आज तक जितनी भी अकाउंटिंग करी, हर अकाउंटिंग का मोटिव होता था टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम 3 अकाउंट बनाते थे अभी तक। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। अब हमने कौन सी अकाउंटिंग करनी है? एनपीओ की अकाउंटिंग करनी है। एनपीओ की अकाउंटिंग में मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। इसका मतलब सर ये जो दोनों अकाउंट थे ये तो बन ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालता था। प्रॉफिट तो मुझे कमाना ही नहीं, तो मेरे अकाउंट का नाम बदलेगा। पहला अकाउंट बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा अकाउंट हमारा सेम रहता है, दैट इज द बैलेंस शीट। तो ये दोनों अकाउंट बदलने का रीजन समझ आया? क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, और ये दोनों अकाउंट तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। क्लियर? तो अब मैं इन तीनों अकाउंट के बारे में तो कोई डिस्कशन करने नहीं वाला, क्योंकि मेरे को चैप्टर जो पढ़ाना है दैट इज एनपीओ। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला अकाउंट जो मुझे बनाना है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। ये ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन irrespective of time period। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है irrespective of the time period, यानी कि वो ट्रांजैक्शन
किसी भी साल की हो, चाहे वो रिसिप्ट पिछले साल की आई है, वो रिसिप्ट इस साल की है, या वो रिसिप्ट अगले साल की है, इसे कोई मतलब नहीं होता। तभी लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। किस टाइम पीरियड की है, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई मतलब नहीं है। ये सारी रिसिप्ट लिखेगा और सारी पेमेंट्स लिखेगा, चाहे वो किसी भी साल की हो। तो ये पॉइंट समझ आया आपको? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ध्यान रखना कि सर रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट आएगी, बेटा जहां से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी साल का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सारी रिसिप्ट साइड और सारी पेमेंट्स पेमेंट साइड, किसी भी साल की हो। दूसरा, रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट। अब नेचर ऑफ अकाउंट, दो तरह का अकाउंट का नेचर होता है, आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में। एक होता है हमारा रेवेन्यू नेचर और एक होता है हमारा कैपिटल नेचर। गवर्नमेंट बजट में पढ़ाया मैंने आपको, अगर किसी को नहीं याद है तो आप सुन लेंगे। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो रूटीन में होता है, और कैपिटल का नेचर का मतलब जो रूटीन में नहीं होता, कभी कभार हो जाए। तो अगर आपकी कोई रिसिप्ट रूटीन की है या रिसिप्ट नॉन रूटीन है, बच्चा कंफ्यूज करता है। रूटीन की रिसिप्ट जैसे कि सेल्स, ठीक है, और नॉन रूटीन की रिसिप्ट लाइक सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या रोज रोज बेचते हैं? मशीनरी तो यूज करते हैं सर हम। बिल्डिंग फिक्स एसेट, ये हमारे फिक्स एसेट है जिनको हमने यूज करना होता है। अगर हम इससे कोई पैसा कमा रहे हैं तो रिसिप्ट तो है ना, पर रूटीन की नहीं है, तो वो कौन सी रिसिप्ट हो गई? कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली कोई ऐसी पेमेंट है जो रूटीन में कर रहे हैं तो रेवेन्यू पेमेंट, और कभी कभी कर रहे हैं तो कैपिटल पेमेंट। समझ आ गई बात? तो ये जो अकाउंट है ना, ये सारी रिसिप्ट और पेमेंट लिखता है, चाहे उसका कोई भी नेचर हो। समझ आई बात? किसी भी पीरियड की हो, किसी भी नेचर की हो, बस रिसिप्ट होनी चाहिए या पेमेंट होनी चाहिए, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी। इसका थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कैश ट्रांजैक्शन ओनली। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ये कभी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को नहीं लिखता। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में ना तो कैश आता है और ना ही कैश। अब तो आपने कैश फ्लो में भी समझ ली बात, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन को नहीं लिखता। तो इसके बारे में तीन बातें याद रखनी है। पहला, सारी ट्रांजैक्शन लिखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। Records all the transaction irrespective of the nature of account and records the transaction of cash only. समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करूं आपसे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर मैं बनाऊं, बेटा देखो ध्यान से देखेंगे आप, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है नॉर्मली अकाउंट का जो होता है, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, बोर्ड में अलाउड नहीं है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हमारा रूल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, ये उस रूल पे चल रहा है। तो रिसिप्ट सारी डेबिट हो गई और पेमेंट सारी क्रेडिट हो गई। क्लियर? अब जहां जहां से भी पैसा आएगा वो आप इधर लिखते चले जाएंगे, और जहां जहां भी पैसा जाएगा वो आप पेमेंट में लिखते चले जाएंगे। ठीक है? अब ध्यान से समझेंगे इसको। शुरू कैसे करते हैं हम अकाउंट को? आपको कुछ कैश बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, वो कैश बैलेंस हम यहां लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक। ये दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। मान लो 10,000 और 20,000 गिवन है। फिर आप यहाँ पे सारी रिसिप्ट लिखेंगे, यहाँ पे सारी पेमेंट्स लिखेंगे। रिसिप्ट पेमेंट आ गई, यहाँ पे लिखा जाएगा लास्ट में बाय
बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, जब आपको कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, क्लोजिंग बैलेंस विल बी कैरी डाउन। अब ये जो कैरी डाउन का बैलेंस है बेटा, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ कैश इन हैंड दिया हुआ था, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, अभी ये एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हम इसका टोटल करेंगे, इधर का ये माइनस करेंगे, बैलेंस बीडी कैश इन हैंड, आंसर अकाउंट खत्म। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे, जो भी रिसिप्ट्स का होगा उसमें से पेमेंट के टोटल को माइनस करेंगे, बैलेंस सीडी आ जाएगा कैश इन हैंड के नाम से। अगर मेरे पास सर क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हुए, फिर कैसे निकालूंगा मैं आंसर? फिर आपको देखना बैलेंस शीट लिखना कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अब दो बैलेंस तो नहीं निकाल सकता ना मैं। मान लो ये प्लस माइनस करके 50,000 आया, सर किसको कितना दूं? ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। आपको दोनों में से एक का बैलेंस बताया गया होगा क्वेश्चन में। जैसे ये तो ओपनिंग तो गिवन है, रिसिप्ट पेमेंट भी गिवन है, तो वो क्लोजिंग कैश इन हैंड बता देंगे, मान लो 5,000। तो अब आप इधर प्लस करें, ये सब माइनस करें, ये भी माइनस करें, तो जो वो आएगा दैट विल बी कैश एट बैंक। बात समझ आई? कोई डाउट किसी को इस बात को लेके? पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? ये पॉइंट कैसे आ सकता है? अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में कि वो रिसिप्ट है या पेमेंट है, वो क्लासिफाई करना आना चाहिए। जैसे सबसे पहला मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन। बताएं जरा, सब्सक्रिप्शन जो है एनपीओ के लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है? रिसिप्ट। हमारी अकाउंटिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, और जो एनपीओ है उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसिप्ट है। आप मेंबरशिप फीस दे रहे हैं ना, आपकी तरफ से पेमेंट है, पर एनपीओ के लिए तो वो रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड लिखी जाएगी। मेंबरशिप फीस हो, सब्सक्रिप्शन हो, या और लॉकर रेंट। एनपीओ को लॉकर रेंट मिलता है या देना पड़ता है? कैसे? ध्यान से सोचना। जैसे मैंने अंबेडकर स्टेडियम की बात करी, कोई भी स्टेडियम हो, वहां पे जब आप जाते हैं तो आपको लॉकर लेते हैं अपने गुड्स रखने के लिए, वो लॉकर का किराया देना पड़ता है, वो लॉकर रेंट भी एनपीओ के लिए तो रिसिप्ट है। ठीक है, और एक पॉइंट जो बार बार तंग करता है दैट इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी या मैनेजर, कुछ भी वर्ड लिखते हैं ये। ऑनरेरियम का मतलब क्या है यहाँ पे समझना, हमने किसी को ऑनर करने के लिए कोई गिफ्ट दिया, पैसे दिए, कोई चेक दिया या कोई गिफ्ट लाके दिया, तो हमारे लिए तो खर्चा है ना, तो ये पेमेंट साइड लिखा जाएगा। ऑनरेरियम का मतलब ऑनर में जैसे कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसे गिफ्ट देना पड़ता है, तो वो सब खर्चा है। तो ये किस तरफ आएगा? हमारा पेमेंट साइड। कोई प्रॉब्लम आपको? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? क्लास बीच में मौजूद हो सकती है। बेटा देखो इधर, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में सारी बात समझ ली। अब अगला अकाउंट जो हमें समझना है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें फिर से तीन बातें समझनी है जो हम यहीं से रिलेट करते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता था इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। ये रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ईयर ओनली। कौन सी ट्रांजैक्शन लिखेगा? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की, ना तो पिछले साल की लिखेगा और ना ही अगले साल की, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आएंगी। दूसरा, ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। कौन से नेचर की? रेवेन्यू नेचर। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन की ट्रांजैक्शन है वो लिखी जाएंगी इसमें। इसमें नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड नहीं होंगी। हाँ जी, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन आएंगी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आएंगी। दूसरा, कौन सी? जो रूटीन के नेचर की होंगी, यानी कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तीसरा, ये जो रिकॉर्ड करेगा ये अकाउंटिंग करेगा ऑन अक्रूअल बेसिस। अब अक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ये कैश के साथ साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा।
इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन वहां नहीं आई थी, डेप्रिसिएशन जैसी ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पे लिखी जाएंगी, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे चलता है। फर्क समझ आया? ये सारी ट्रांजैक्शन हर टाइम पीरियड की लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। ये सारे अकाउंट्स की लेता है, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर। ये कैश बेसिस पे चलता है और ये अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ पोस्टिंग समझते हैं, कौन से अकाउंट में कौन सी होनी है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ मैंने पहले ही। इसमें हमने जो रिसिप्ट लिखी है, देखो हम 3 तरह की रिसिप्ट लिखेंगे। कौन कौन सी? एक तो प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट आएगी, करंट ईयर की रिसिप्ट आएगी और नेक्स्ट ईयर की भी रिसिप्ट आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जो हर ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सिमिलरली इसमें जो पेमेंट्स होंगी, प्रीवियस ईयर की पेमेंट आएगी, करंट ईयर की पेमेंट आएगी और नेक्स्ट ईयर की पेमेंट आएगी। ठीक है, अब नेचर के बेस पे बात करें तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट दोनों लिखेगा। और सिमिलरली पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट भी लिखेगा और कैपिटल पेमेंट भी लिखेगा। ठीक है, ये अकाउंट के नेचर के बेस पे आपको समझ आया मैंने क्या क्या लिखा? सारे सालों की ट्रांजैक्शन, हर नेचर की ट्रांजैक्शन लिख दी। अब मुझे इससे बनाना है अगला अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसे ध्यान से समझेंगे हम। इसका फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये अकाउंट्स के दूसरे रूल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। ये जो अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करेगा, कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। यानी कि करंट ईयर की जो रिसिप्ट है वो इनकम बन जाएंगी और करंट ईयर की जो पेमेंट है वो। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है डेली बेस की, वो इनकम होगी मेरी, और जो डेली बेस की पेमेंट है वो। सर बाकी बचे हैं, सोचो कोई ऐसी रिसिप्ट है जो पिछले साल की रिसिप्ट है, प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट यहां तो आनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये करंट ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो सर वो कहां जाएंगी? बेटा आप सोचो, पिछले साल की कोई रिसिप्ट आपके पास है, क्या वो आपके लिए एसेट नहीं बन गया होगा? पिछले साल का पैसा जो आपको रिसीव होना है, क्या वो आपका एसेट नहीं है क्या? तो एसेट कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है ना, वो सब एसेट या लायबिलिटी बनाने वाले हैं, वो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। सिमिलरली जो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट यानी कि आपने कोई एसेट बेचा, तो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है? बैलेंस शीट में। या आपने कहीं से उधार लिया, तो वो भी कहां जाता है? लायबिलिटी के रूप में, बैलेंस शीट में। इसका मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट है वो भी कहां जाने वाली है? बैलेंस शीट में। इसका मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन है। इससे कुछ ट्रांजैक्शन क्रॉस होंगी इनकम एक्सपेंडिचर में और कुछ ट्रांजैक्शन जाएंगी बैलेंस शीट। समझ आया इस चैप्टर का गो थ्रू कैसा रहेगा हमारा? ये पूरे चैप्टर की समरी है। मैंने आपको कहा था कि पहले दिन के कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है अगर इस चैप्टर को सच में समझना चाहते हैं। कोई डाउट इसमें किसी का? चलो, इस कॉन्सेप्ट को तो हम इतना ही करेंगे। अब जिस बच्चे ने जितना नोट करना है आप इसमें से नोट करें पहले।